स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्लासिक्स टू वॉच में रेजिंग बुल की। रॉबर्ट डी नीरो का लाजवाब परफॉर्मेंस, एनिमल, अर्जुन रेड्डी और मुन्ना भाई जैसी फिल्म्स के फैंस को ये मूवी पसंद आएगी। और देखिए उस ज़माने के एनिमल को। ये मूवी के स्टार्ट में रॉबर्ट डी नीरो एक ओल्ड मैन है जो अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, और आपको इस सीन में एकदम एनिमल की ओपनिंग की याद आ जाएगी देखने पर। बाकी मूवी इस बारे में है कि उनका बॉक्सिंग करियर कैसा था, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी। तो अभी हम स्पॉइलर देंगे, तो स्पॉइलर अलर्ट 3, 2, 1। मूवी में हम देखते हैं कि डिनीरो एक मैरिड आदमी हैं और वो बॉक्सिंग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भाई, जिनका रोल किया है जोई पेसी ने, वो उनके मैनेजर हैं। और एक फ़ाइट के टाइम वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके अपोनेंट को जिता दिया जाता है बाय जजेस डिसीजन। यानी जजेस पॉइंट्स के बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि उनके अपोनेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि वहाँ पर एक करप्शन होती है। और वो ये फैसला करते हैं कि वो फाइट्स करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उस बोर्ड को खुश करें, यानी जजेस के पैनल को खुश करें। और इसके बाद होता यह है, कुछ समय बाद विकी नाम की एक लड़की से उनका अफेयर हो जाता है जो 15 साल की है। और ये मूवी बाय द वे टेक प्लेस करती है, जो कंफ्यूज हो रहे हैं, 1930s में ये सब कुछ हो रहा है भाई साहब, तो मॉडर्न मूवी नहीं है। 1930s में मूवी की टाइमलाइन है। मूवी बनी बाद में है, लेकिन आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ। तो कुछ साल बाद जब वो 18 की हो जाती है, तो वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर उससे शादी कर लेते हैं। और उन्हें एक ऑफ़र मिलता है माफिया की तरफ से कि अगर वो नेक्स्ट फाइट में हारे तो उन्हें चैम्पियनशिप मैच में आने का मौका मिलेगा। अब वो मैच लड़ने जाते हैं, लेकिन उनकी ईगो इतनी होती है कि वो जब दूसरा बंदा उनको मारना शुरू करता है और वो उसे चांस देते हैं मारने का, तो वो नीचे नहीं गिरते, बिकॉज़ ही थिंक्स कि उसने ज़ोर से नहीं मारा। और वो मतलब एक उनको एक गुस्सा होता है और वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। तभी जजेस फौरी इस फाइट को फेक डिक्लेयर कर कर उन्हें वहाँ से सस्पेंड कर देते हैं, और 1 साल के लिए उनको सस्पेंशन हो जाता है। और वो सीन बहुत ही मतलब फ़नी है भाई साहब, एक तरह से उनके लिए तो बहुत दुखद है, लेकिन एक मतलब देखने में हंसी आती है। एक मतलब एक बहुत ही फियर्स बॉक्सर आप कह लें, बहुत ही आ, तगड़ा आदमी आप कह लें, वो इस तरह से फूट फूट कर जो रोता है कि उसे सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उसने किया भी काम ऐसे है। देखिए, कोई जेन्युइन मतलब अच्छे रीज़न से या किसी के देहांत पर वो रोता तो हम उसका मजाक नहीं उड़ाते, बट उसने काम ही ऐसा किया है मजाक उड़ाने वाला, और आपको देखकर हंसी आ जाती है। और 1 साल बाद मैचेस में वो दोबारा से कमबैक करते हैं और चैम्पियन बन जाते हैं। इसी बीच उनका शक बढ़ता जाता है। जब वो चैम्पियन बनते हैं, वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा शक होने लगता है अपनी वाइफ पर, यानी विकी पर, कि क्योंकि विकी ने उनसे अफेयर किया था जब वो शादीशुदा थे, तो उनको मन में गिल्ट होता है। और इस पर मूवी काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करती है कि इन दोनों का जो पर्सनल लाइफ है, कि वो अपनी बीवी के करीब किसी को आते हुए देखकर हमेशा गुस्से में आ जाते हैं और उनको बर्दाश्त नहीं होता। और आप देख सकते हैं कि उनका जो पॉसेसिवनेस है वो बढ़ता जाता है, और एकदम आप समझ गए होंगे कहाँ पर वो जा रहे हैं। और उन्हें लगता है कि उनके दोस्तों से और उनके अपने सगे भाई से उस लड़की का अफेयर चल रहा है। और इसके चलते फिर एक दिन पानी उनके सर के ऊपर से चला जाता है, और वो अपनी वाइफ को बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं, और अपने भाई को, अपने ही भाई को, जोई पेशी को बहुत बुरे तरह से मारते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ उनका शक देखकर मजाक से ये कन्फेस कर देती है कि मतलब मार खा खा कर उसे लगता है कि अगर ये किसी का नाम नहीं बोलेगी तो वो रुकेंगे नहीं। तो वो कह देती है, हाँ ठीक है, तुम्हारा ही भाई से मैंने कुछ किया है। और वो भाई साहब जो वो सीन है, आग, बिल्कुल रॉबर्ट डी नीरो की आग आप कह सकते हैं, बहुत ही शानदार, जिस तरह से घर में घुसकर जो वो मारते हैं अपने भाई को, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन एकदम अंगार सीन है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग है दोनों का। और कुछ 1 साल बाद वो अपना बेल्ट हार जाते हैं, और फिर दोनों अपनी वाइफ से और भाई से माफ़ी मांग लेते हैं। उनके भाई, इस मारम पीटी वाले सीन के बाद से उनके भाई उनसे टच में नहीं होते, लेकिन मैच हारने के बाद वो उन्हें माफ़ कर देते हैं। और वो बॉक्सिंग को अलविदा कहते हैं, और अपनी वाइफ को लेकर वो कहीं और दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, और उनकी सेकंड वाइफ भी उन्हें छोड़ देती है। मतलब वो रह नहीं पाती, ऑब्वियसली वो अपने हैबिट्स को गिव अप नहीं कर पाते, कि वो जो शक करने की उनकी जो हैबिट होती है वो कैसे उनको डिस्ट्रॉय करती है। मतलब एक चीज़ देखिए, आप एक बंदा बॉक्सिंग में चैम्पियन है, और अंदर ही अंदर मतलब क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन का, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ शक की वजह से उसने जो कुछ जीता है उसे वो ख़राब कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कमा रहा है उसे बर्बाद कर रहा है। और वो
उस दूसरे स्टेट में जाने के बाद वो एक क्लब खोलते हैं, यानी नाइट क्लब खोलते हैं। और उनकी सेकंड वाइफ जब उन्हें छोड़कर चली जाती है तो वो बस नाइट क्लब में अपने अय्याशियों में लग जाते हैं। और एक दिन एक स्कैंडल में पकड़े जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उनके क्लब में 18 से बिलो की लड़कियां, यानी कि माइनर गर्ल्स आ रही हैं। और उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये लड़कियां छोटी है। वो उन्हें नॉर्मल समझते हैं, यानी कि एडल्ट समझते हैं, और अलाउ कर देते हैं। और वहीं पर फिर उन्हें 1 साल की जेल होती है। और आप देख सकते हैं उस जेल में एक सीन है भाई साहब, जहाँ पर वो अपना सर फोड़ते हैं। बहुत ही शानदार सीन। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि वो अपना सब कुछ खो चुके हैं और बेसिकली बूढ़े हो गए हैं और आजकल कॉमेडी करते हैं। और स्टेज पर जाने से पहले, उनकी कॉमेडी परफॉर्मेंस से पहले आप देखते हैं वो कुछ बॉक्सिंग मूव्स करते हैं ताकि वो स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो सकें। और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में सबसे अच्छे परफॉर्मेंस है डिनीरो का, दोनों का ही है, लेकिन जोई पेसी साहब का भी काम शानदार है और नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है डिनीरो का। और ये मूवी स्कॉर्सेसी के दूसरे मूवीज़ की तरह है। जैसे आपने उनकी अगर और भी मूवीज़ देखी हैं तो आपको पता है कि वो जब भी कोई स्टोरी बनाते हैं तो उसमें वो जो मुख्य किरदार है वो उसका राइज़ बताते हैं, यानी वो कहाँ से वो ऊपर आया वो बताते हैं। और फिर उसका डाउनफॉल भी बताते हैं कि क्यों उसने ऐसा क्या किया, कि वो उसकी जीवन में ऐसा क्या चेंज हुआ कि वो फिर वापस नीचे गिर गया। और कैसे एक आदमी ऊपर आता है, सिस्टम का हिस्सा बनता है और फिर उसका डाउनफॉल होता है। ऐसे कई मूवीज़ हम देख चुके हैं स्कॉर्सेसी साहब की तरफ से। और एक और चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है, अपना गुस्सा जो काबू नहीं कर पाते, ईगो, जेलसी जो फील करते हैं लोग क्योंकि उनकी पत्नी यंग है या सुंदर है दिखने में। तो आप अगर देखें सरफेस पर तो वो बॉक्सिंग मिडिल वेट चैम्पियन होते हैं, इतने अल्फ़ा बाहर से वो दिखते हैं और लोगों को ऐसा लगता है, पर भीतर से देखिए कितने वो इनसिक्योर होते हैं। और आपने भी रियल लाइफ में ऐसे लोग देखे होंगे। तो उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी उनसे प्यार नहीं करती, उन्हें हमेशा अपने आप पर कुछ डाउट होता है कि दूसरे लोगों के साथ वो प्यार करती हैं, उनसे प्यार नहीं करती हैं। और लोग हमेशा उनके अगेंस्ट है और उनके शुभचिंतक जो होते हैं वो उनकी लाइफ से धीरे धीरे करके बाहर होते जाते हैं। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा, अपने ही कुछ उनके दोस्त होते हैं और वो अपने हाथ से ही उन दोस्तों को ढकल देते हैं। बस उनके दिमाग में कुछ आ जाता है कि सभी लोग उनसे दुश्मनी करना चाहते हैं। और बात करते हैं मूवी के एस्थेटिक की। इवन दो ये मूवीज़ 1980s में बनी थी, पर इसका जो एस्थेटिक है वो 1940s और 50s जैसा है, क्योंकि मूवी ब्लैक एंड वाइट में है। अब आप कहेंगे कि 1980s में इतना लेट एक ब्लैक एंड वाइट मूवी क्यों बनाई है मार्टिन स्कॉर्सेसी ने। और मुझे इसके कई मैंने स्टोरीज सुने हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया है, मुझे अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं मिला है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बहुत अलग अलग स्टोरीज़ मैंने सुने हैं, लेकिन वन ऑफ द स्टोरी मैं आपको ये सुनाऊंगा कि बेसिकली मार्टिन स्कॉर्सेसी साहब ने आई थिंक कुछ पोर्शन ऑफ द मूवी शुरू जब कर दिया था तो वो कलर में ही मूवी बना रहे थे। मिडवे आई थिंक या फिर 25% फिल्म पूरी होने के बाद, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किसी ने उनको बोला कि सर ये आप कोई सेट पर आया था, मुझे याद नहीं कौन था, कोई रियल बॉक्सर था, कौन था पता नहीं। उसने कहा सर ये जो आप बॉक्सिंग ग्लव मूवी में दिखा रहे हैं, आप अगर 1940 1930 की मूवी बना रहे हैं तो ये जो कलर आप ग्लव का दिखा रहे हैं सर, ये कलर एक्चुअली सही नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो भाई। उन्होंने कहा ये जो आज का जो हम ब्राइट रेड कलर देखते हैं तब उस समय वो कलर नहीं था। वो कहते हैं हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो और उन्हें ये पता चला कि फिर उन्होंने फुटेज चेक की और आई थिंक कुछ प्रूफ चेक किए कि उस समय हाँ बॉक्सिंग ग्लव्स का कलर थोड़ा और डार्क होता था। अब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है मूवी बनाने में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं उनकी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट मिस्टेक थी। और उन्हें लगा कि मूवी का कलर ब्लैक एंड वाइट कर देना चाहिए तो इसमें दिखेगा नहीं कि कौन सा रेड वाला ग्लव बॉक्सर ने पहना है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगी। अब ये एक थियोरी है। अब दूसरी स्टोरी हम सुनते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। दूसरी स्टोरी जो मैंने सुनी है वो ये है कि मार्टिन स्कॉर्सेसी साहब को पता था एक्चुअली कि कौन सा कलर है। अब उन्होंने ब्लैक एंड वाइट इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो चाहते थे ये मूवी टाइमलेस लगे। और हालांकि उन्होंने करेक्ट कलर यूज़ किया था, पर अगर आप फिल्म के बारे में कुछ जानते हैं, फिल्म यानी मैं मूवीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल फिल्म की जिस पर मूवी बनाई जाती है, रील जो होती है, तो वो जो केमिकल फिल्म होती है जिस पर मूवी कैप्चर की जाती है, उसका जो कलर है वो 15 या 20 साल के बाद फेड होता है। तो मार्टिन स्कॉर्सेसी साहब नहीं चाहते थे कि वो कलर फेड हो, तो
वो रेड और वो जो भी कलर्स वो दिखा रहे हैं वो अलग लगे। और उस समय जब ये मूवी बन रही थी 1980s में, तो मार्टिन स्कॉर्सेसी साहब के पास ऑब्वियसली इस मूवी को डिजिटली प्रिजर्व करने का कोई रास्ता नहीं था। इसकी कॉपी भी वो अगर बनाएंगे तो आई थिंक वो एक्चुअल कलर को वो सेव नहीं कर पाते। 10-20 साल के बाद जब भी ये मूवी कहीं चलाई जाएगी तो इसका कलर जो है वो अलग लगने वाला था। ये वो जानते थे और वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये 2 स्टोरीज़ मैंने सुनी हैं और एक और तीसरी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। मार्टिन स्कॉर्सेसी साहब ने कहीं पर ये कहा था कि दरअसल वो जब बच्चे थे वो बॉक्सिंग देखते थे और उस समय टीवी ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे। तो जिन किरदार पर, रियल लाइफ किरदार पर मार्टिन साहब ने ये मूवी बनाई है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, तो उन्होंने बचपन में ब्लैक एंड वाइट टीवी में देखा था। और इसी को मूवी में, इस फीलिंग को मूवी में कैप्चर करने के लिए उन्होंने चूज़ किया कि इसे कलर में नहीं बनाएंगे, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप ब्लैक एंड वाइट टीवी देख रहे हैं। तो ये वाली थियरी एक्चुअली मुझे लगता है कि ये सबसे सही थियरी है। बट आई डोंट नो, अभी तक मुझे वेरीफाई नहीं है कि मैं वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ कि इसमें से कौन सी बात सच है। तो अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और ये मूवी का मार्टिन साहब की ज़िंदगी से एक बहुत ही ख़ास कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि उस समय वो 38 साल के थे और उनकी कुछ मूवीज़ फ्लॉप हो चुकी थी। न्यूयॉर्क करके डी नीरो साहब के साथ उन्होंने एक मूवी बनाई थी और बहुत बुरी फ्लॉप हो रही थी वो मूवी, बहुत बुरी, क्रिटिक्स ने भी उसको बहुत गालियाँ दी थी। और इसके बाद उनका दिल ऐसे टूट गया था, आई डोंट नो, उनके पर्सनल भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, ड्रग्स वो काफ़ी लेने लगे थे उस समय और बार बार वो ये सोचते थे कि वो सुसाइड कर लेंगे। और एक समय ऐसा आया, उन्होंने ड्रग ओवरडोज ले लिया था और मरने के लिए बिल्कुल भाई साहब तैयार हो गए थे। तभी आई थिंक हॉस्पिटल में वो थे, ओवरडोज की वजह से मरते मरते बचे थे और जीने की कोई इच्छा उनमें बची नहीं थी। तो डी नीरो साहब उनके पास आए और डी नीरो साहब ने उन्हें एक बुक दी, रेजिंग बुल, आई थिंक बुक का नाम भी रेजिंग बुल है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये बहुत अच्छी मूवी है, ये इन बॉक्सर, मेन किरदार बॉक्सर के बारे में है और रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। मैं इस बॉक्सर का रोल करना चाहता हूँ और मेरे हिसाब से ये जिस तरह की स्टोरी है इस पर मूवी तुम ही बना सकते हो। और तो मार्टिन साहब ने उन्हें रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं करना ये सब, मैं वैसे भी मुझे जीकर कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग 2-3 बार रॉबर्ट डी नीरो उनके पीछे पड़ गए और बेसिकली आई थिंक बस दोस्ती का वास्ता और ये सब कुछ शुरू हो गया। और मार्टिन साहब ने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो उनको कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी और जब उन्होंने बुक पढ़ी उनको बुक इंटरेस्टिंग लगी, पर उन्हें लगा नहीं कि मूवी कुछ अच्छी बनेगी या कुछ वो बहुत अच्छा इस मूवी के साथ कर पाएंगे। लेकिन रॉबर्ट डी नीरो साहब का ट्रस्ट और बिलीफ था और वो चीज़ रंग लाई और फिर बहुत ही शानदार मूवी बनी, देखकर मज़ा आ गया। तो देखिए, गिव अप करने का कई बार हम जीवन में सोचते हैं। उस समय मार्टिन साहब 38 साल के थे और आज 82 साल के होकर हमारे साथ है। और आई थिंक मोस्ट रिसेंटली 2023 में भी उन्होंने एक मूवी बनाई थी, उसमें भी रॉबर्ट डी नीरो थे और आई थिंक लियोनार्डो डिकैप्रियो साहब उसमें नज़र आए थे। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून करके मूवी थी, बहुत ही शानदार, देखकर मज़ा आ गया। ओवरऑल सॉलिड मूवी है। इनसिक्योरिटी, जेलसी कैसे एक बड़े से बड़े चैम्पियन को भी अंदर से खोखला कर देती है, इस चीज़ का एक्सप्लोरेशन है। ब्यूटीफुल स्टोरी, रॉबर्ट डी नीरो का मास्टर परफॉर्मेंस और जोई पेसी साहब का शानदार परफॉर्मेंस और मार्टिन स्कॉर्सेसी का ज़बरदस्त निर्देशन। ज़रूर इस मूवी को चेकआउट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।